इसके बाद आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सबसे ज़रूरी dy बाई dx का रहना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई रहे या मत रहे, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx का रहना बहुत ज़रूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। चूँकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई dx के फॉर्म में रहेगा। डिग्री भी इसकी 1 है, मतलब dy बाई dx का होल पावर भी 1 ही रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको dy बाई dx ही नज़र आएगा और इसका कोई पावर स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रह सकता है, कई कई इक्वेशन में नहीं भी रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अगर लिखा हुआ है तो ये अपने आप में एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो dy बाई dx माइनस 7y इज इक्वल टू 3 sin x, ये भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट केवल dy बाई dx ही रहना चाहिए। बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से कोई रहे या दोनों साथ में रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गई बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होता है वो दिखता कैसा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी किसी भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसके टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं। 4 तरह से इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं। उन चारों मेथड्स में से जो पहला मेथड है उस मेथड को बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, नाम से समझ में आता है कि मेथड क्या कह रहा है। इसमें वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना है मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग रखना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग रखना है, और ऐसा करने के बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यानी पहले से जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आप वहाँ डायरेक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर पा रहे होंगे। जब डायरेक्ट वो सेपरेट नहीं होता है तो हम वहाँ पर कुछ मैनिपुलेशंस वगैरह करके या कोई फार्मूला वगैरह यूज करके उसको सेपरेट करते हैं। थर्ड जो कैटेगरी होती है मेथड की वो होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, और फोर्थ कैटेगरी जो होती है वो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में हमें ये टोटल 4 मेथड्स पढ़ने हैं जिसमें कि हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम इन चारों मेथड्स के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में। आज हम केवल बात इस मेथड की ही करेंगे। अब इस मेथड में होता क्या है, इस मेथड में आपको सबसे पहले क्या करना रहता है। सबसे पहले आपका काम है कि आप अपने वेरिएबल्स x और y को सेपरेट कर दें। x और y को सेपरेट करने का मतलब ये है कि x वाले सारे फंक्शन
इज इक्वल टू के एक साइड में रहने चाहिए, और जिस साइड में आपको अपने x का फंक्शन रखना है उस साइड में आपको dx को रखना है, और ये dx मल्टीप्लाई के फॉर्म में होना चाहिए, डिवाइड के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्या बात हो रही है? आपको अपने वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आप इज इक्वल टू के एक साइड में x वाले सारे फंक्शन को लेकर चले जाइए। x वाले सारे फंक्शन आप जिस साइड में रखेंगे उस साइड में आपको dx को रखना होगा, और dx मल्टीप्लाई के फॉर्म में आना चाहिए, dx डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। और y के सारे फंक्शंस जो होने चाहिए वो दूसरे साइड में होने चाहिए। जिस साइड में आपका x है उस साइड में y का एक भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, y दूसरे साइड में होना चाहिए और उसमें dy लगा हुआ रहना चाहिए। इसे फर्स्ट स्टेप मान के चलिए। अब आप अपने फर्स्ट स्टेप में अपने जो भी वेरिएबल था उस वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमारा बारी आता है सेकंड स्टेप का। सेकंड स्टेप में आपको करना कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप में आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा जब आप वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स, कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा फंक्शन y वाला है, इसके साथ हमने dy को रखा है मल्टीप्लाई में, और इज इक्वल टू के बाद हमने पूरा फंक्शन x वाला रखा है जिसके साथ dx मल्टीप्लाई में। अब आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। जी हाँ, इंटीग्रेट करना है। अभी तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में जो पिछली बार तक कर रहे थे उसमें आप डिफरेंशिएट किया करते थे, लेकिन जब कभी भी आपको किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने बोला जाए, इसके पहले कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं बोला गया। जब कभी भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने बोला जाए तब आप उसे इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो आपका स्टेप 1 में वेरिएबल को सेपरेट करने से इक्वेशन बना था, इसे सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट केवल एक ही साइड में लगाइएगा, राइट हैंड साइड में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि y वाले सारे टर्म को आपको LHS में रखने हैं, x वाले सारे टर्म को आपको RHS में रखने हैं, इंटीग्रेट करना है, और आर्बिट्री कांस्टेंट आपको x वाले साइड में लगाना है। और इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपके पास बच कर आएगा वही आपके उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। बस यही 2 सिंपल स्टेप्स हैं। इसी 2 सिंपल स्टेप्स से हम डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करते हैं। इस पूरे में सॉल्व करने के लिए बस आपको यही 2 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप, x वाले सारे फंक्शन को अलग करिए dx के साथ, y वाले सारे फंक्शन को दूसरी साइड में रखिए dy के साथ, कुछ इस तरह से, और इसे आप सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए।